नमस्कार, स्वागत है आपका अमरउजाला.com में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई हर सरगर्मी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, प्रत्याशियों से आपको मिलवा रहे हैं और किस तरीके का चुनाव इस बार है, किन मुद्दों पर है, ये तमाम बातें आप जानते हैं। दूसरे चरण की हम बात करें तो 26 अप्रैल को मतदान होना है और आज चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा और उसमें एक बेहद अहम सीट है दिल्ली एनसीआर की नोएडा सीट, गौतम बुद्ध नगर। यहाँ पर 15 उम्मीदवार हैं चुनाव मैदान में और जो मुकाबला है वो दरअसल भाजपा, समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच है। लेकिन जब 15 उम्मीदवार हैं तो आप सोच सकते हैं कि कई राजनीतिक पार्टियां इसमें होंगी और कुछ नई शुरुआत भी कर रही हैं। वैसे ही एक प्रत्याशी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इनकी पार्टी का नाम है सुपर पावर ऑफ इंडिया। रण सिंह डूडी जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है डूडी जी आपका। बताइए हमें, आप इस बार चुनाव मैदान में हैं, नोएडा से प्रत्याशी हैं, अपनी पार्टी जो है आपकी सुपर पावर इंडिया, इसके बारे में बताएं। मैं एक नई पार्टी सुपर पावर इंडिया एक नए विचार के साथ लेके आया हूँ, जिसका पहला ही एजेंडा है नेशनल कैरेक्टर एंड पैट्रियोटिज्म। मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान की जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे ही हमारा राष्ट्र चरित्र एवं राष्ट्रभक्ति उच्च स्तर की होगी तो मोर देन 70% समस्याएं स्वतः ही सोल्व हो जाएंगी। दूसरा, मेरे कुछ ऐसे एजेंडे हैं जो बाकी पार्टियों से अलग है। लेटेस्ट सर्वे 23 मार्च 2024 के अनुसार इस हिंदुस्तान के अंदर 7 पार्टियां नेशनल पार्टी हैं, 6 या 7 नेशनल पार्टी हैं। उसके बाद में स्टेट पार्टीज हैं 57 स्टेट पार्टीज हैं और 2000 से भी ज़्यादा अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी है। इन सभी पार्टी के अंदर किसी का भी ये एजेंडा नहीं है कि मैं रिजर्वेशन ख़त्म करूँगा, इसलिए मैं सबसे हटके हूँ। मैं रिजर्वेशन ख़त्म करूँगा और सबकी सहमति से ख़त्म करूँगा। एक बहुत छोटी सी चीज़ है कि यदि हम उनको फ्री शिक्षा, फ्री मेडिकल देंगे तो हर आने वाली पीढ़ी का बच्चा समान प्लेटफॉर्म पर होगा और वो स्वतः खुश होकर के कहेंगे कि हमें रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से हम इस देश को शिक्षा, जो अशिक्षित लोग हैं उनको शिक्षित बनाएंगे और रिजर्वेशन से मुक्त करेंगे। चलिए, यानी राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति ही आपकी पार्टी का जो अहम मोटो है, उसी को लेकर आप आए हैं। अब ये बताइए कि बिल्कुल चुनाव सिर पर हैं, मैनिफेस्टो को लेकर, चुनाव प्रचार को लेकर आपने क्या कुछ किया है, लोगों के बीच कितने गए हैं? विश्वास है आपको कि भाजपा, सपा, बसपा को टक्कर दे पाएंगे? मैं टक्कर देने के लिए पार्टी बनाई नहीं है। मुझे देश को बदलने, सुधारने और देश को विश्व में सर्वश्रेष्ठ देश बनाने के लिए पार्टी बनाई है। जैसे कि हम रिजर्वेशन की बात कर रहे थे, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस वक्त हमारे संविधान में क्लोज था आर्टिकल 14 और 16, एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ एंड जस्टिस। अगर हम कानून के समक्ष सभी समान हैं तो ऐसी परिस्थिति में रिजर्वेशन कैसे? लेकिन उन महान लोगों की स्पिरिट को देखिए आप। जब उन्होंने देखा कि कुछ लोग समाज के वंचित हैं तो उनके लिए उन्होंने एक प्रावधान रखा 10 साल का, और वो 10 साल का प्रावधान इसलिए रखा गया था कि इस दौरान में 10 साल में सभी बच्चे जिनको आज रिजर्वेशन दे रखा है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ओबीसी है, उनको शिक्षा दी जाए और सामान्य वर्ग के बराबर किया जाए। लेकिन हम सब जानते हैं, मैं कहना नहीं चाहता, किन्हीं कारणों से उस पायस एटीट्यूड का अनदेखा किया गया और रिजर्वेशन को एक्सटेंड कर दिया गया। उन बच्चों को पढ़ाया नहीं गया। वो आज भी 70 से 80% लोग बेरोजगार हैं। रिजर्वेशन का फायदा 15 से 20% से ज़्यादा लोगों को नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार से मेरे जो एजेंडा है रिजर्वेशन खत्म करने का, ये आज नहीं तो कल जैसे ही देश में पता चलेगा, हर आदमी मेरी बात को समझेगा, मानेगा और ऐसा ही करेगा। इंडिया गठबंधन जो है उसने कास्ट बेसिस सेंसस को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया है कि हम तो ये करा के रहेंगे हम जैसे ही सत्ता में आएंगे, और बिहार में कराया भी गया है ना, जो जातीय सेंसस है। आप उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आप मानते हैं कि उसे कराने की ज़रूरत है या फिर इंडिया गठबंधन की ये जो ओबीसी को लेकर जो उनकी जो पॉलिटिक्स है, आप उसके विरोध में हैं? देखिए, जब आप पैदा होते हो तो भगवान आपको किसी जाति धर्म भाषा में पैदा नहीं करता है। ये सिर्फ हमारे अपने निजी स्वार्थों के लिए बनाई गई है। जो लोग भी इस प्रकार की गतिविधि कर रहे हैं, उनका एजेंडा है, उनके मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन कतई पक्ष में नहीं हूँ। मेरा जो सेकंड एजेंडा है वो है आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसा वेलकम किट देना जिसमें उनकी सभी समस्याओं का समाधान होगा और सिटीजन्स का सीरियल नंबर होगा।
हम इंडियंस को सीरियल नंबर के नाम से जानेंगे और जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र से ऊपर उठाएंगे। जब तक हम आपस में बटे रहेंगे तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। हमारा आपस का प्यार नहीं होगा, हम एक नहीं हो सकते, हम यूनाइट नहीं हो सकते, हम संपन्न नहीं हो सकते, सफल नहीं हो सकते। इसलिए मैं जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र से ऊपर उठकर सभी इंसान को बराबर समझकर एक दूसरे को प्यार करने वाला और एक बेहतर भारत का सपना देखता हूँ। तो फिर तो आप भाजपा के समर्थन में नजर आ रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात उनके भी मैनिफेस्टो में है। तो आप जो भाजपा की सोच है, जो प्रधानमंत्री मोदी की सोच है, उससे सहमत हैं? भाजपा के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि उनका रिजर्वेशन खत्म करने का एजेंडा है ही नहीं। उनका बिना पैसे के और घर बैठे रूटीन काम करते हुए इलेक्शन लड़ने का एजेंडा है ही नहीं जो मेरा है। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। वो इस वक्त देश की जो रिक्वायरमेंट है, जो स्टेबल गवर्नमेंट दी जा सकती है, वो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ही दे सकते हैं। और मैं उनका बहुत बड़ा प्रबल समर्थक हूँ। और मैं देश को भी ये बताना चाहता हूँ कि हम सब मिलकर मोदी जी को और सक्षम बनाएं, और अपोजिशन से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि उनके काम को आगे बढ़ाएं और हम हर बात को लेके क्रिटिसिज्म करके उनका समय बर्बाद ना करें। तो अगर आप जीत जाते हैं तो भाजपा में शामिल, या अगर अच्छा प्रदर्शन कर लेते हैं और भाजपा से ऑफर, या आपको ऑफर है भी, इसके बारे में भी कुछ खुलासा कर दीजिए। इतने प्रशंसक हैं आप भाजपा के, तो अलग से क्यों चुनाव लड़ना? भाजपा के लोग 1950 तक सोच रहे हैं, मैं 1000 साल आगे का सोच रहा हूं। मैं इस देश का पुनर्निर्माण करूंगा, हर हिंदुस्तानी को रोटी, कपड़ा और मकान भी फ्री दूंगा, और फिर भी हम सुपर पावर होंगे वर्ल्ड के। और मैं मोदी जी का प्रशंसक हूं, उसकी 2 घटनाएं बहुत अच्छी। लेकिन आप बार बार फ्री की बात कर रहे हैं। मोदी जी फ्रीबीज को उतना सही भी नहीं ठहराते। उनका ये कहना भी है कि फ्रीबीज की जो ये पॉलिटिक्स है, ये आने वाले समय के लिए बहुत ही घातक है, ये सही नहीं है। कर्म के पथ से ये आपको अलग करती है, दूर करती है। तो ये फ्रीबीज वाले पॉलिटिक्स को आप इतना ज़्यादा क्यों जोर दे रहे हैं? बाकी सब खत्म कर रहे हैं हम। जैसे मैं 12th क्लास तक फ्री शिक्षा दे रहा हूँ, उसके बाद 5 साल फ्री वो देश की सेवा भी करेंगे। तो आप देखिए 5 साल का कितना खर्चा बच जाता है। जब मैं उनको सीरियल नंबर दे रहा हूं तो उसके बाद में हमारे सेंसस डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं, कितना खर्चा बच जा रहा है। इस प्रकार से बाकी की जो भी सब्सिडीज हैं या कुछ भी, वो सब खत्म हो जाएंगी जब हम पूरे देश को सिंचित कर देंगे। किसान समृद्धिशाली होंगे, कोई गरीब रहेगा ही नहीं, कोई अनपढ़ रहेगा ही नहीं। तो बाकी सब जितने भी खर्चे हैं वो सब उसमें। लेकिन एक बच्चा जब से पैदा होता है, बचपन उसका खुद की शिक्षा में, जवानी बच्चे की शिक्षा में, और बुढ़ापा नाती पोते में निकल जाता है। अपनी जिंदगी जी नहीं पाता, घर बनाने के सपने देखते देखते उसका स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। तो मुझे सिर्फ हर हिंदुस्तानी को एक मकान फ्री देना है और उनको शिक्षा फ्री देनी है। उसके बाद पूरी जीवन देश के लिए। पैट्रियोटिज्म मीन्स तुम देश के लिए मरने के लिए तैयार रहो। मैं दर्शकों को बता दूं कि सेना में रहे हैं डूडी जी, तो एक सैनिक की जो भावना होती है देशभक्ति की, वो बहुत ज़्यादा इनके अंदर भरी हुई है। तो सेना में आप काम कर चुके हैं, अनुशासन जो है वो एक धर्म की तरह होता है एक सैनिक के लिए। फिर कैसे राजनीति की तरफ आने का आपने सोचा? किस बात से प्रेरणा मिली कि मुझे पॉलिटिशियन बनना है? मैं बहुत स्ट्रांगली फील करता हूं कि हिंदुस्तान में जितनी भी समस्याएं हैं मैं उन सबको जानता हूं, और उससे भी कहीं अधिक मजबूती से मैं ये कहना चाहता हूं कि उन समस्याओं का समाधान जिस तीव्र गति से मैं कर सकता हूं कोई नहीं कर सकता। शायद भगवान ने मुझे इसीलिए पैदा किया है और इसी काम को करने के लिए पैदा किया है। इसलिए जो मेरे विचार हैं वो दूसरी पार्टी से अलग हैं। और क्योंकि मैं सैनिक था, सीमा पर खड़े होकर के सीने पर गोली खाने को तैयार था, और हमने देखा कि हमारी ड्यूटी, हमारे देश के प्रति भावनाएं कैसी हैं और बाकी समाज की कैसी हैं। इसीलिए इसकी खाई को पाटने के लिए मैंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर एक ये प्रावधान रखा है कि 12th तक फ्री शिक्षा देने के बाद 5 साल हर हिंदुस्तानी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड प्लेस ऑफ बर्थ, हर हिंदुस्तानी 5 साल तक सैन्य सेवा करेगा। और इस 5 साल सैन्य सेवा में उसका राष्ट्र चरित्र भी बढ़ेगा, देशभक्ति भी बढ़ेगी, डिसिप्लिन भी आएगा, हेल्थ भी अच्छी होगी, सोच भी अच्छी होगी, एंड एवरीबॉडी विल रिस्पेक्ट ईच अदर। तो आप कंपल्सरी मिलिट्री स्टडीज़ की बात कर रहे हैं, मिलिट्री ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, सर्विस की बात। राहुल गांधी हमेशा सेना के साथ ये कहते हैं कि अन्याय हो रहा है, और ख़ास तौर पे अग्निवीर को लेकर उन्होंने बहुत सवाल उठाए हैं। आप सेना में रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मोदी जी के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए साहब, मैं सबके पक्ष में हूँ, मैं हर हिंदुस्तानी के पक्ष में हूँ, सबकी सोच का समर्थन करता हूँ। लेकिन अग्निवीर से अच्छी योजना हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो लोग मिलिट्री की सर्विस करके बाहर आएंगे वो पैरामिलिट्री पुलिस में जाएंगे, उनका डिसिप्लिन ठीक होगा।
और मोदी जी तो सिर्फ अग्निवीर की सोच रहे हैं। मैं तो पूरे हिंदुस्तान को 5 साल की सर्विस के लिए, जब हर हिंदुस्तानी को फायर करना आएगा, आत्मरक्षा आएगा, तो वर्ल्ड में हमारे सामने कोई आ ही नहीं सकता। हमें एनसीसी पर भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। और 5 साल तक मिलिट्री सर्विस में रहेंगे तो हमारा हर बंदा फौजी होगा, ही नोज हाउ टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, तो हमारा पूरा देश ही कहीं से कहीं पहुंच जाएगा। लेकिन हम तो शांति प्रिय देश हैं, हर वक्त क्या हमें युद्ध के मोड में रहना जरूरी है? ये युद्ध का मोड नहीं है, ये सिर्फ युद्ध ही नहीं सिखाता है, फौज में जाना डिसिप्लिन भी सिखाता है, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना भी सिखाता है, फिजिकल फिटनेस भी सिखाता है। वो बाहर आकर के खेती हो, इंडस्ट्री हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसमें ज़्यादा मेहनत करेंगे और देश ज़्यादा प्रगति करेगा। और अगर जरूरत पड़ेगी तो वही इंसान अपने सेल्फ डिफेंस के लिए हमेशा तैयार रहेगा। सो एवरीवन इज अ सोल्जर, एवरीवन इज अ फिट, एवरीवन इज अ ट्रेंड, वी आर अहेड ऑफ एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड। आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं? अगर आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करें और भी नेताओं की बात करें तो समाज के किस किस तबके से लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं सुपर पावर इंडिया पार्टी से? मैं समाज, जाति, धर्म, भाषा से ऊपर हूं और मैं पूरे हिंदुस्तान से जुड़ा हूं। पूरे हिंदुस्तान के अगले 1000 साल तक किस तरह से कौन सी व्यवस्था होगी उसकी मेरी प्लानिंग है। हर व्यक्ति मेरा अपना है, मैं सबका हूँ। कितने लोग हैं चुनाव मैदान में आपकी पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव में? अभी तो लेनिन साहब ने जब रसिया के विरुद्ध मोर्चा खोला था तो 1 साल के बाद उन्होंने पहले घोषणा की थी 1 लाख लोगों की रैली होगी, लेकिन आए सिर्फ 3 थे। पत्रकारों ने पूछा कि लेनिन साहब आप तो कह रहे थे 1 लाख आएंगे, 3 नहीं। बोलो यही मेरा अचीवमेंट है, पहले 1 लेनिन था, अब 4 हो गए। अब हम अकेले ही बहुत हैं और जैसे हमारी भावना लोगों के पास पहुंचेगी, हर हिंदुस्तानी, बहुत से लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं और ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मैं अकेला ही कंटेस्ट कर रहा हूं, बहुत से लोग और भी तैयार करने को। लेट्स सी टाइम विल टेल। डूडी जी, ऐसी ही भावना के साथ आम आदमी पार्टी भी राजनीति में आई थी। वाइट कॉलर लोगों को उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल एक भ्रष्टाचार मुक्त और एक अलग तरीके की राजनीति लेकर आएंगे, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि पार्टी के साथ क्या हो रहा है, किस तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं, उनके ज़्यादातर नेता जेल में हैं। किस तरीके की पॉलिटिक्स आप लाना चाहते हैं? सुपर पावर इंडिया को हम कैसे देखें भारत की राजनीति में भविष्य में? अब तक की सबसे बेहतर पार्टी, और मैं केजरीवाल जी के बारे में, उसकी पार्टी के बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहता। एज यू सो शैल यू रीप, कानून अपना रास्ता अपनाएगी, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। अगर कोई जेल में है, निर्दोष है, बाहर आ जाएगा। अगर दोषी है तो ही शुड हैप्पीली एक्सेप्टेड हिज मिस्टेक एंड गो थ्रू द रिफॉर्मेंट। तो हमारी पार्टी अलग है और हमारी, आई एम ऑलरेडी 61+, हमारी तो ज़िंदगी भी बहुत थोड़ी सी बची हुई। कम समय के अंदर पूरे देश को बदलना है मुझे और बताना है, तो मुझे तो करप्शन करने की ज़रूरत भी नहीं है और मैं करूँगा भी नहीं और मैं करने भी नहीं दूंगा। और जैसे मेरे विचार है उसमें कोई करप्शन कर भी नहीं सकता चाह करके। सो वी आर हेडिंग फॉर ए सुपर पावर इंडिया। अगर आप नोएडा से जीत जाते हैं, नोएडा के लिए क्या करेंगे? मैं पूरे देश के लिए प्लानिंग कर रहा हूँ। नोएडा इज पार्ट ऑफ दैट, नोएडा इज इंक्लूडेड पार्ट ऑफ दैट। बट येस, आई रेस्पेक्ट my all residents of Noida constituency, all voters. They are very intelligent, they understand everything. Sooner or later they will come to know about my manifesto and they will reciprocate and regard me accordingly. अपनी मैनिफेस्टो को लोगों तक कैसे पहुंचा रहे हैं आप? आपने कहा मैं प्रचार नहीं करता, मैं डोर टू डोर नहीं जाता, कैसे पहुंचा रहे हैं लोगों तक? देखिए मैडम, अभी आपको पता लगा कि मेरे विचार कैसे हैं। आपको मैंने कोई पैसा नहीं दिया, आप फ्री में मेरा प्रचार कर रहे हैं। आपको बातें अच्छी लगेंगी तो हर लोग मेरी बातें करेंगे। और इसका दूसरा तरीका यह है कि मैं मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जाऊंगा, वहां पर भी फार्म भरूंगा और उस टाइम पर मैं लोगों को बताऊंगा कि मोदी जी ही स्टेबल गवर्नमेंट दे सकते हैं। तो एक नई राजनीति शुरू करूंगा कि नहीं, मोदी जी को वोट दो, आई विल चेंज द ट्रेंड। और मैं मोदी जी को मैनिफेस्टो दूंगा कि साहब आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ विचार मेरे भी अच्छा, इन्हें भी समावेश कर लो, जिनके लिए वो वचनबद्ध हैं। 2014 में कहा था उन्होंने कि किसी भी भारतीय का कोई भी अच्छा मैसेज या कोई उसका सुझाव होगा उसको हम जरूर अमल में लाएंगे। यानी कि आप बीजेपी के साथ फ्रेंडली फाइट में हैं, महेश शर्मा जी को सपोर्ट कर रहे हैं, फ्रेंडली फाइट में हैं आप? मैं ना किसी को सपोर्ट कर रहा, ना किसी का विरोध कर रहा। मैं एक राष्ट्रभक्त हूँ। मैं इस हिंदुस्तान के कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरी, इंसान, पशु, नाले, पर्वत, हर एक को प्यार करता हूँ और मेरा हिंदुस्तान दुनिया में सबसे सुखी हो, समृद्धिशाली हो और हमारा झंडा हमेशा विश्व में सबसे ऊंचा हो, यही मेरी सोच है। सारे मेरे अपने हैं, महेश जी भी मेरे हैं, बीजेपी भी मेरी है, दूसरी पार्टियां भी मेरी हैं, देश भी मेरा है। आई थिंक ऑफ द नेशन, आई थिंक ऑफ द फ्यूचर जनरेशन फॉर नेक्स्ट 1000 ईयर्स। आने वाले 1000 साल तक ये देश कैसा होगा। पहले राजा महाराजा थे, नदियों के किनारे शहर बसाते थे, उस टाइम पे उनके पास पैसे भी नहीं थे। अब ये शहर रहने लायक नहीं बचे हैं, अब हम इनको दोबारा
बसाएंगे, नदियों को भी दोबारा सिंक्रोनाइज करेंगे, दोबारा लोगों को बसाएंगे। दिस विल बी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑन दिस अर्थ टू लिव। डूडी जी, आपको हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। 26 अप्रैल को ईवीएम में आपकी किस्मत जो है वो कैद हो जाएगी, तय हो जाएगा फैसला आम लोगों का। और राजनीतिक पार्टियों के लिए भी कोई भी जिसे कहते हैं कि क्रिटिसाइजिंग वर्ड्स इन्होंने नहीं बोला, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, जो फ्रेंडली फाइट की बात कर रहे हैं। लेकिन कितना बदलाव लेकर आते हैं ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। एक अलग सोच की बात करते हैं। अपने चुनाव चिन्ह के बारे में बताइए डूडी जी। हमारा चुनाव चिन्ह है बायनोकुलर। एक तो हम फौजी हैं, बायनोकुलर से वैसे बहुत प्यार है, और एक बायनोकुलर का जो मैसेज है वो दूरदृष्टि पक्का इरादा। हम दूरबीन के नज़र से मैं सिर्फ अपना ही नहीं सोचता, पड़ोसियों को देखता हूँ, दूसरे स्टेट्स को देखता हूँ, दूसरी कंट्री को भी देखता हूँ, आने वाले फ्यूचर्स की जो जनरेशन है उसके बारे में देखता हूँ। तो मेरा इरादा, पक्का इरादा, दूरदृष्टि। आई एम बोर्न टू डू गुड फॉर माई फ्यूचर जनरेशंस एंड दे विल बी प्राउड ऑफ मी वन डे। थैंक यू। आई एम डीपली ग्रेटफुल टू दी अमर उजाला, जो मेरे एक यूनिक विचार थे कि आप घर में रहते हुए, गोल्फ खेलते हुए, बीवी के साथ चेस खेलते हुए चुनाव लड़ सकते हो बिना पैसे खर्च किए हुए। इस प्रकार से पूरे देश को मैसेज जाए कि ये एक्सपेंस नहीं होना चाहिए। अगर आप पार्लियामेंट में कानून बनाने जा रहे हो तो आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पैसा खर्च करके जाएंगे तो आप वो कानून बना नहीं सकते जो जिसमें आप अपना पैसा रिट्रीव नहीं करें। तो इसलिए एक यूनिक मैसेज देने के लिए मैं एक इलेक्शन लड़ रहा हूँ, और गौतम बुद्ध नगर की जो भी पॉपुलेशंस हैं, रिस्पेक्टेड वोटर्स हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, उन सबको मेरा बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। आई विल बी ऑलवेज अवेलेबल टू देम। मैं उनके लिए दरबार लगाऊंगा और 24 घंटे में तैयार रहूंगा। उनको मार्गदर्शन के लिए जितना मैं सोच सकता हूँ, कर सकता हूँ, करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।